देखिए बेटा, कल हमने अमेजन बेसिन में लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ा कि अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस बेसिन में अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, क्लाइमेट कैसी है वहाँ की? जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है, डे एंड नाइट के टेम्परेचर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो जो वन है यहाँ पर वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है। बारिश यहाँ पर बहुत होती है विदाउट एनी वार्निंग। ठीक है, यहाँ के लोग हंटिंग करते हैं, फिश मछलियाँ पकड़ते हैं और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। मीन्स कर्तन और दहन खेती करते हैं। मीन्स वो जंगलों को जलाकर वहाँ के पार्ट को क्लियर कर कर वहाँ खेती करते हैं और बाद में जब फसल पक जाती है फिर दोबारा खेती करते हैं। ऐसे जब एक दो बार वहां पर खेती कर लेते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक हम आज पढ़ते हैं। देखिए, द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। ये जो रेन फॉरेस्ट है, ये जो वर्षा वन है, घरों के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी को प्रदान करते हैं। सम फैमिलीज लिव इन थैचड हाउस शेप्ड लाइक बीहीव्स। कुछ जो परिवार हैं वो थैचड हाउस मतलब छप्परदार घरों में रहते हैं जिनका आकार मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका। और यहाँ पर कई और प्रकार के भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स घर बने हैं जिन्हें मलोका कहा जाता है। इनमें भी लोग रहते हैं। विद अ स्टीपी स्लैंटिंग रूफ, इनकी जो छतों की ढलान है वो भी स्लैंटिंग होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा ढलान वाली होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अमेजन बेसिन में जो लोगों का जीवन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। यानी कि पुराने समय में ये जो वर्षा वन है इनके अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ नेविगेटिंग रिवर्स ही मतलब नदी मार्ग ही एकमात्र साधन था। ठीक है, इन 1970s लेकिन 1970 में द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। लेकिन 1970 में जो यहाँ पर अमेजन हाईवे बना उसके कारण इस रेन फॉरेस्ट के सभी पार्ट्स में पहुंचना संभव हो गया। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस। अब हम एयरक्राफ्ट यानी कि एयरक्राफ्ट आपके जो हवाई जहाज हो गए और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी हम इसके बहुत सारे भागों तक पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब इसके बहुत सारे भागों में पहुंचने के लिए हम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया and forced to settle in a new area where they continue to practice their distinctive way of farming। कह रहे इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी मतलब वहाँ की जो मूल आबादी थी उसको उस क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और उसे एक न्यू क्षेत्र के अंदर एक नए एरिया के अंदर बसना पड़ा जहाँ पर उसने क्या किया, अपने पुराने तरीके से ही वे खेती करते रहे। ठीक है, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest। और फिर क्या हुआ, the development of activities, विकास की गतिविधियों के कारण जो जैविक विविधता वाले वन थे वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। बायोलॉजिकल डाइवर्स फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होने लगा, वे नष्ट होने लगे। It is the estimate that a large area of the rainforest has been disappearing एनुअली इन द अमेजन बेसिन। जिसके कारण क्या हुआ, ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का एक बहुत बड़ा भाग डिसअपियरिंग लुप्त होता जा रहा है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन इन फिगर 8.6। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इस फिगर 8.6 के अंदर ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनों का किस तरीके से क्रमिक नाश हो रहा है वो देखिए।
सबसे पहले देखिए सबसे नीचे का पिक्चर, जंगल कितने घने हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोग जंगलों को काट रहे हैं। तो देखिए सेकंड पिक्चर के अंदर जंगल कितना कम रह गया, लोगों ने बस्तियां बना दी, फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। और नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला, और देखिए आप कि लैंडफॉर्म कितना चेंज हो रहा है, जंगल जो है वो लगभग खत्म ही होते जा रहे हैं। द टॉप सोयल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप। और वर्षा के कारण जो ऊपरी टॉप सॉइल है, जो मिट्टी है, ऊपरी जो मिट्टी है वो बह जाती है, वॉश अवे हो जाती है। और जो सघन वन है वो कैसे बैरन लैंडस्केप, एक बंजर भूमि में चेंज होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा एक और एरिया के बारे में। अभी हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर लोगों का जीवन कैसा है। The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga-Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. Okay, the tributaries of the river Ganga and Brahmaputra, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से भारतीय जो सब कंटिनेंट है, जो इंडियन सब कंटिनेंट है, उसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है, जिसे फिगर 8.8 में दिखाया गया है। देखिए आप इस फिगर 8.8 के अंदर भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिखाया गया है। आपका उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, आपके राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, महाराष्ट्र का, बिहार, वेस्ट बंगाल, और उधर आपके अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है असम से होती हुई। ये जो सारा का सारा ग्रीन पार्ट दिखा रखा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के कारण बना है, इसीलिए इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड 10 डिग्री एंड टू 30 डिग्री एंड लैटिट्यूड्स, कि ये जो बेसिन है, ये बेसिन जो है उपोष्ण कटिबंध के अंदर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री एन से 10 डिग्री एन 30 डिग्री एन मतलब 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके बीच में स्थित है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघर, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। करें यहाँ पर घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जो गंगा की सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो इस एरिया में ड्रेन होती हैं, मीन्स बहती हैं या अपवाहित होती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। कह रहे हैं कि आप एक एटलस सीख सकते हैं, एक मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप ब्रह्मपुत्र नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम चेक कर सकते हैं। तो बेटा हम चेक करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप कल इनके नेम फाइंड आउट कर कर रखना, ठीक है। 8.7 पिक्चर के अंदर भी आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का सीन दिखाया गया है। आगे देखिए, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। कह रहे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदान, पर्वत, हिमालय का जो फुट हिल है, जो हिमालय का स्टार्टिंग पार्ट है, नीचे से जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, और जो सुंदरबन डेल्टा है वो इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। ऑक्सबो लेक डोट द प्लेन एरिया, और यहाँ पर कौन सी झील पाई जाती है? ऑक्सबो लेक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सबो लेक को हम हिंदी में चाप झील कहते हैं। ये वो है जो नदी से वाटर का एक पार्ट कटकर अलग हो जाता है इरोजन और डिपोजिशन के कारण, उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और यहाँ पर जो है मानसूनी जलवायु है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, और यहाँ पर जो मानसून है वो मिड जून मतलब जून के मध्य से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक चलता है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल, यहाँ पर गर्मियाँ जो हैं वो बहुत गर्म होती हैं और जो विंटर्स जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ही ठंडी हैं, ठीक है।
Look at the map of India, figure 8.8, and find out the state in which the Ganga Brahmaputra basin lies. कि हम 8.8 का फिगर देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फैला हुआ है। तो बेटा अभी हमने देखा था वो स्टेट, देखिए आप पीछे आ जाइए पेज पर, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, एमपी, बिहार, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल, असम और आपका साथ में आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये सारा का सारा एरिया है जहाँ पर ये बेसिन फैला हुआ है। अब देखिए साइड में दे रखा है लैट्स टू रिवर ब्रह्मपुत्र इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट प्लेस, कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। फाइंड आउट द अदर नेम्स ऑफ द रिवर, हमें इस रिवर के दूसरे नामों के बारे में पता लगाना है। तो बेटा सबसे पहले हम इसके दूसरे नामों के बारे में पता लगाते हैं कि रिवर ब्रह्मपुत्र को किन किन नेम से बुलाया जाता है। इसे बंगाली में हम जमुना, ठीक है, तसांगपो, कई नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं, इससे आगे का टॉपिक हम कल रीड करते हैं। ओके।